पिछले भाग 18, 19, 20, 21 में आपने पापोरी के अतीत के बारे में सुना। अब कहानी भाग 17 से आगे बढ़ेगी, जहां पापोरी और सुबोध किस कर रहे थे और एकदम से सुबोध उससे दूर हो गया था। अब आगे सुबोध ने पापोरी से फिर पूछा, अभी अभी तुमने क्या कहा था? लेकिन क्यों? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो सुबोध? पापोरी ने कुछ नजदीक पहुंचकर कहा। मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं, सुबोध ने कहा। अरे मेरा बच्चा इतना क्यों डरता है? इतना कहकर पापोरी उससे लिपट गई। सुबोध ने उसे झटक दिया। पापोरी को ये अच्छा नहीं लगा। वो अपमान का घूंट तो उस समय पीकर रह गई, लेकिन अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, तुम इतने जल्दी घबरा जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम एक जवान लड़के हो सुबोध। इस जवानी में ये बचपना? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यही मैं भी पूछना चाहता हूँ मिस पापोरी तालुकदार की तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुबोध ने उसे हिकारत से देखते हुए कहा। सुबोध ने उसे उस पल यूं देखा मानो उसकी इज्जत उसकी जूती से भी कम हो। पापोरी ने कहा, व्हाट? तुम कहीं फिर से होश तो नहीं खो बैठे? ओह शट अप। अभी जस्ट 2 मिनट पहले तुम्हारी आंखें, क्या हुआ था उन्हें? उनका रंग क्यों बदला था? तुम अक्सर रोती हो, ऊपर क्या है? ये राज जब तक एक भंवर बनकर मुझे खींचते रहेंगे, मैं भला होश में रह भी कैसे सकता हूँ? ओह तो ये बात है। मुझे नहीं पता, मेरी आंखों के बारे में हो सकता मैं यहाँ है ही नहीं। पापोरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या? सुबोध ने हैरत से कहा। हाँ, जो भी अभी तुमने सुना, पापोरी ने कहा। तो फिर मेरी बात किससे हो रही है? सुबोध ने कहा। शायद किसी छाया से, पापोरी ने कहा। 2 मिनट के लिए सुबोध उर्फ साइंटिफिक ये सुनकर स्तब्ध रह गया। निढाल खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, एक महान विदुषी। पापोरी जी, मेरा पैर ठीक हो गया है, अब मैं चलता हूँ, सुबोध ने कहा। जैसे ही सुबोध ने इतना कहकर जाने के लिए घूमकर अपना पैर आगे बढ़ाया, पापोरी दौड़ते हुए आई और उससे कसकर लिपट गई। प्लीज सुबोध मत जाओ, मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज, भावुक हृदय से पापोरी ने कहा। सुबोध ने उसके हाथों की गिरफ्त से खुद को निकाला और घूमकर उसके सामने की तरफ हुआ। सुबोध ने अपने हाथ से उसकी थोड़ी को कुछ ऊपर करते हुए कहा, बेहतर यही है, फिर अकेली मरो। इसके बाद सुबोध उसे छोड़कर जाने लगा। पापोरी ने उसे चिल्लाकर रोका और जोर से बोली, सुबोध, 12 खाने 12 वास, गोई की एक उदास। तुम ऊपर गए थे ना? सुबोध ये सुनकर भीतर से बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि इतने जोर देने के बाद पापोरी पिघली तो सही। उसे उम्मीद जगी कि अब उसे आगे के सारे सीक्रेट मिल जाएंगे। वो वापस लौटा और उसके पास पहुंचकर बोला, हाँ गया था, और ये अभी जो तुमने बोला ये क्या था? इसका मतलब जानती हो तुम? हाँ जानती हूँ, पापोरी ने कहा। तो सीधे सीधे मुझे बताओ, सुबोध ने कहा। इसका मतलब उस कुंडली से है जिसमें यक्षिणी का वास है। 12 वास मतलब 12 स्थान, लेकिन एक उदास मतलब एक घर मौत का होना। ऊपर तुम्हें 12 खाने मिले होंगे, ये 12 शमशान से जुड़े हैं। 11 शमशान जीवित दशा में होने तक है, और आखिरी शमशान महाश्मशान है जो मौत है। उन 12 खानों की हकीकत जैसे ही सुबोध ने सुनी तो भीतर ही भीतर उसकी नानी मर गई।
उसे कुछ कुछ तो अब समझ आ रहा था, क्योंकि धोखे से मेंटल के एक खाने में रखे सामान को छूने से वो और मेंटल एक निर्जन शमशान में पहुंच गए थे, जहां उनकी मुलाकात लंगड़दीन से हुई थी। लेकिन वह पूरी तरह समझ गया था, ये उसे खुद सुनिश्चित नहीं हो रहा था। पर ये कुंडली किसने बनाई थी? सुबोध ने भौचक निगाहों से पूछा। और वो घंट यंत्र जो दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है। उस तीसरी मंजिल पर कुछ और भी है जो मुझे नहीं पता पापोरी, सुबोध ने फिर से पूछा। हाँ, कुछ और भी है, पर पहले तुम प्रॉमिस करो कभी किसी लालच में ये सब किसी से भी शेयर नहीं करोगे। तुम्हारी कसम पापोरी। अब जल्दी से बताओ, उत्सुक सुबोध ने वहीं बेड पर बैठते हुए कहा। उसके साथ पापोरी भी वहीं बैठ गई। पापोरी ने सुबोध की आंखों में देखते हुए कहा, तो सुनो सुबोध, यक्षिणी का आतंक जब बहुत अधिक बढ़ गया था तो ये सभी को पता है कि दीवान साहब यानी मेरे पापा ने उसे हवेली में कैद करवा दिया था। पर अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि इसमें एक पादरी थॉमस मापोदर ने उनकी मदद की थी। कुछ सेलेस्टियल सीक्रेट चर्च जिन्हें इस दुनिया में गुप्त रखा जाता है, क्योंकि वो शैतान और उसकी दुनिया को खत्म करते हैं। और अब तुम्हें जो सुनाई दिया था वो कालचक्र इस कुंडली से जुड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसके 12 खानों में एक एक स्तर से होकर अंत में विराम या मूल प्रकृति सिमटी है। तुम अगर वाकई मायों पवित्रों में जाना चाहते हो तो पहले पूछो खुद से सुबोध, क्या तुम्हारी सूक्ष्म नाड़ियां इसके लिए तैयार है? लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। पूरा ना भी कर सकी तो भी कोई बात नहीं, पर इतना तो कर दूंगी कि तुम बाकी बेजों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बने रहोगे। और इस कुंडली को बनाया किसने था? ओ प्लीज पापोरी, अब ये मत कहना कि वो हमारी दुनिया के नहीं थे, सुबोध ने कहा। हाँ, वो हमारी दुनिया के नहीं थे और उस कुंडली को आकाशी दर्जियों ने बनाया था, पापोरी ने कहा। पहले एक पादरी, अब ये दर्जी जो हमारी दुनिया के नहीं थे। तुम्हें क्या मैं लल्लू लगता हूँ पापोरी तालुकदार, जो बिना किसी ठोस तर्क के आधार के तुम्हारी इन ड्रीमलैंड बातों का विश्वास कर लेगा? सुबोध ने कहा। सुबोध आगे कहता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे तैयार कैसे करोगी? क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे? मुझे ब्रेक डांस बिल्कुल भी नहीं आता, सुबोध ने कहा। संभोग, पापोरी ने कहा। क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तुम मुझे तैयार करोगी? होश में तो हो ना आज तुम? सुबोध अपने पौरुष को हावी करके बोला। हाँ हूँ। संभोग ही तुम्हें वहां तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा सुबोध। इतना कहकर पापोरी सुबोध के कुछ नजदीक बढ़ी और उसे झुकाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वो उसके ऊपर आ गई और अपने पूरे शरीर को अच्छे से स्ट्रेच करके बोली, तुम्हें अभी क्या फील हुआ? बिल्कुल सच बताना। कुछ भी नहीं। और मेरे ऊपर से उठो तुम। सुबोध ने कहा। कुछ तो हुआ होगा, पापोरी ने दोबारा पूछा। यार तुम विवश कर रही हो, सुबोध ने कहा। किस लिए? पापोरी ने कहा। कि मैं तुमको गाली दूं, सुबोध ने कहा। अच्छा ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम आग बबूला हो रहे हो? सभी लड़के ऐसा करते हैं। पापोरी ने कहा। मैं उन सभी लड़कों में नहीं हूँ। पापोरी ने कहा। अच्छा, हस्तमैथुन कितनी बार करते हो फिर? 1 महीने में या फिर हफ्ते में? पापोरी ने उसे तिरस्कार से देखते हुए पूछा।
शट अप ब्लडी इडियट, सुबोध ने कहा और वो बिस्तर पर बैठ गया। अरे इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अगर तुम सेक्स नहीं करते, मास्टरबेट नहीं करते तो फिर तुम स्वस्थ कैसे हो? तुम भी किसी और दुनिया के हो क्या? पापोरी ने कहा। देखो अब बहुत देर से मैं ये बकवास सुन रहा हूँ। तुम कैसे स्वस्थ रहती हो? सुबोध ने कहा। क्योंकि मैं करती हूँ, पापोरी ने कहा। क्या तुम? सुबोध ने कहा। हाँ मैं संभोग करती हूँ, पापोरी ने कहा। मतलब कि तुम वर्जिन नहीं हो? मैंने क्या क्या ख्वाब सजाए थे तुम्हें लेकर। कोई मुझे इम्पोर्टेड जहर ला कर दे दे। इतना सब सुनने के बाद अब लोकल जहर से तो मर भी नहीं पाऊंगा, सुबोध ने बहुत मायूस होकर कहा। क्या क्या ख्वाब सजाए थे? रंगलियां मनाओगे मेरे साथ? मंद मंद मुस्काते हुए पापोरी बोली। नहीं, डांडिया करूंगा तुम्हारे साथ, सुबोध ने और भी निराश होकर कहा। पापोरी उसके मनोभाव पढ़कर बोली। इतने मायूस मत हो, मैं पूरी वर्जिन हूँ अभी तक, और मैं कोई आम संभोग की बात नहीं कर रही थी। एक ऐसा संभोग जो बोलते बोलते वो रुक गई। फिर कुछ देर सोचकर बोली, अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? क्या तुम ये कहना चाहती थी कि ऐसा संभोग जो इस दुनिया का नहीं है? सुबोध ने कहा। हाँ वही, पापोरी ने कहा। सुबोध ने फिर अपने हाथ जोड़े और बोला, अच्छा मैडम हुड, असी चलते हैंगे। या 24 घंटे तुम्हारे साइंटिस्ट मम्मी पापा ही तुम पर सवारी करते हैं? पापोरी ने थोड़ी खींच कर कहा। मेरे मम्मी पापा कहाँ से बीच में आ गए अब? सुबोध ने कहा। जैसे तुम आ गए। ये भौतिक शरीर तुम्हें उनसे ही मिला ना संभोग किया होगा। फिर उन्होंने भी अब ये मत कहना कि तुम्हारी मम्मी ने एक एप्पल खाया था और फिर तुम्हारा जन्म हुआ था। पापोरी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। और सुनो, अब गुस्सा मत करना और गौर से सुनना। हर एक युग या जीवन चक्र में पुरुष वीर्य की एक कोटि होती है जो इस डार्कनेस यानी कली के युग में बिल्कुल कम हो गई है। इसलिए पहले के युगों में हुए लोग बहुत अधिक शक्ति और वैभव संपन्न होते थे। उनमें अधिक साधना करने की सामर्थ्य थी और भी बहुत कुछ उनमें अधिक था। इसके पीछे उनकी वीर्य था जो बहुत उच्च कोटि की था। इसको साध कर वो अमृत का निर्माण कर लेते थे। लेकिन आज के इस समय में काम ज्वर इस नश्वर देह में 24 घंटे एक काले नाग की तरह फुस करता रहता है। बिना स्त्री को देखे और आंखें सेके नींद भी नहीं आती कुछ लोगों को तो, पापोरी ने कहा। हाँ साकेत, ऐसा ही है, सुबोध ने कहा। हाँ, और यही वीर्य हमारी पूरी जेनेटिकल कोडिंग है, क्योंकि एक्चुअली में वीर्य इस संसार में नहीं बनता। ये एक दिव्य रसायन है जो कपाल गुहर में ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी का भू प्रारूप है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिस पर तंत्र काम करता है। पापोरी ने कहा, तो मैं इस सब का क्या करूं? आश्रम से आशाराम बापू की युवाधन सुरक्षा पुस्तक खरीद कर पढ़ूं। सुबोध ने कहा। नहीं, अपने आप को ऊपर उठाओ, इस कोडिंग को बदला जा सकता है। हर एक योनि इस योनि से जुड़ी है, वास्तव में योनि ही नहीं, क्योंकि ये एक कोडिंग है जो चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर में है, और ये चक्र भी हमारे भौतिक शरीर में नहीं है। ये शरीर एक लघु ब्रह्मांड है, इसलिए ये अनंत है, जिसे आम बोलचाल में संभोग कहते हैं। यदि इसकी कोडिंग को तुम्हारे मस्तिष्क से खत्म कर दिया जाए तो फिर तुम खुद की पीक प्लेजर का निर्धारण नहीं कर सकते। संभोग और समाधि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संभोग, काश कि तुमने किया होता।
आखिरी विस्फोट एक निर्विकल्प को निर्मित करता है। भले कुछ समय के लिए सही समय पर दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं। जानना और ज्ञान एक हो जाते हैं। ना तो स्त्री ही बचती है ना पुरुष। एक निर्विकल्प अवस्था यही संभोग का चरम है जो समाधि तुल्य है। काम सबसे व्यापक है और काम ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें रूपांतरण का गुण विद्यमान है, पापोरी ने कहा। सुबोध कुछ देर तक उसकी बातों को सुनकर बोला, क्या चरम यही है? हाँ, पर मैं जिस चरम को छूती हूँ वो इसका मूल है। संसार के स्वाद फिके हैं उसके आगे, और जितने भी सांसारिक चरम हो सकते हैं वे भी। मैं एक अलग आयाम के संभोग की बात कर रही हूँ। फिर वहाँ ना तुम बचोगे ना मैं। ये कोडिंग, लेकिन बात तो पूरी कर लेने दो। मेरे कहने का मतलब था तांत्रिक सेक्स। मैं तांत्रिक सेक्स करती हूँ और यही मैं तुमसे करने के लिए कह रही थी, पापोरी ने कहा। ओ, मतलब तुम तांत्रिक हो? सुबोध ने कहा। कह नहीं सकती, ये तुम ही बताओगे, पापोरी ने कहा। मतलब? सुबोध ने कहा। अरे तुम कितने सवाल करते हो, एक लड़के की तरह ही सोच लिया करो। इस नाभि चक्र तक काम करती है, जिसे द्वैत या ड्यूल नेचर कहते हैं। इसके ऊपर ऊपर द्वैत नहीं, ऐसा भी नहीं, पर वो एक अलग द्वैत है जिसे डिवाइन कहते हैं, पापोरी ने कहा। बस मिस तालुकदार, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया, सुबोध ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, पर हो जाएगा और तुम ऐसे नहीं मानोगे, पापोरी ने कहा, और इसके बाद पापोरी ने उठकर दरवाजे बंद कर दिए। तुम दरवाजे क्यों बंद कर रही हो? हल्के डर के साथ सुबोध ने कहा। तुम्हें मोक्ष दिलाने के लिए, पापोरी ने कहा। इतना कहते ही पापोरी की आंखें फिर से बदल उठी। उसने सुबोध के माथे पर बीचों बीच छुआ। उसके छूते ही सुबोध एकदम जड़ हो गया। आगे जारी है। क्या तालुकदार एक तांत्रिक है? क्या शरद की तरह बलि तो नहीं चढ़ जाएगी?